वो सारे जमींदार भी हैं और नंबरदार भी हैं। और ये लांबा साहब आ रहे थे तो मैं इसे पॉइंट से शुरू कर दूं इस कहानी ने। देखो आप लोगों को लग रहा है कि भगवंत मान ने पानी बंद करा। एक आदमी कहा था फेसबुक के ऊपर कि भगवंत मान नहीं कर सकता, उसने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर करा। और एक न्यू कहा था आपको थे एक बिला मोदी चाहे तो ये खोल देगा। और फिर एक सैनी साहब का कसूर बता रहे थे, आप में थे सैनी साहब का कसूर बता रहे थे। एक सीधी सी बात बताओ जी, मतलब यार समझने की बात है, थोड़ा सा एक बार न्यू देखियो, क्या दुनिया में कोई ऐसा राजनेता होगा जो अपने वोट बैंक को खराब करना चाहेगा? बताओ जी, नहीं करेगा ना। राजनेता वोट बैंक को खराब नहीं करता, तो फिर राजनेता की ऐसी क्या मजबूरी होती है? भगवंत मान अगर पंजाब में तो उसकी सरकार बन रही है, अगर वो पानी बंद करता है वहां से हरियाणा का, तो हरियाणा में जहां उसकी संभावना हो सकती है आम आदमी पार्टी की वोट लेने की अगली बार, वह बंद हुए हैं। इसका मतलब राजनीतिक रूप से तो यह कदम उसका बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकता। क्यों जी? तो इसी क्या मजबूरी होगी भगवंत मान की कि उसने हरियाणा का पानी बंद करना पड़ा? राजनीति रूप से यह निर्णय सही नहीं है, सामाजिक रूप से भी यह निर्णय सही नहीं है किसी राज्य का पानी बंद कर देना, और आर्थिक रूप से भी उसको कोई फायदा या नफा नुकसान नहीं है। भाई कोई भी काम आप करया करा तो न्यू सोच के करया करा कि इसमें हमारा फायदा, पैसे का क्या फायदा है, राजनीति का, समाज में हमारी क्या रेपुटेशन, यही है। तो इससे तो नुकसान हो रहा है प्योर, तो क्यों कर रहा है? इसको अगर आपने समझना है तो फिर आपको जो नीडर इंडिया चैनल है अपना और जो जनता सरकार मोर्चा वाले हैं उनकी बात को पूरे गौर से सुननी और समझनी पड़ेगी कि जो आपके साथ हो रहा है वो क्यों हो रहा है। आज का पोजीशन आप देख लो, आप में से जितने लोग बैठे हुए हैं सारे सामाजिक लोग हैं, नंबरदार हैं, किसान संगठनों के पदाधिकारी हैं। पूरे गांव का जायजा लेके देखोगे 90% से ज्यादा परिवार ऐसे हैं जहां हर परिवार में कोई ना कोई बीमार है। ना हो तो बताओ जी आपके गांव में है कि नहीं? उतने से ज्यादा परिवारों के अंदर आपस में झगड़े बड़े टॉप के लेवल पे, बीमारी भी टॉप के लेवल पे, झगड़े भी टॉप के लेवल पे। तीसरे नंबर पे इतने परसेंट तय ज्यादा लोग इतने हैं जो अपने बड़का के रोजगार ने लेकर बहुत दुखी हैं। उन्हें नहीं समझ मारा कि उनका क्या करेंगे बच्चों का। क्यों जी? 99% मना वो 1% न्यू छोड़ दिया कि किसी के घर में नौकरी लग रही हो या किसी कोई बहुत बड़ा जमींदार और मोटा पैसा बिजनेसमैन आड़ा हो तो बात अलग है, नहीं तो 99% से ज्यादा लोगों की जमीन बैंकों में गिरवी पड़ी है। पड़ी कि नहीं पड़ी बताओ? सबकी जमीन गिरवी पड़ी है। अच्छा किससे दौर है भी उस जमीन के जो गिरवी पड़ी, जो किसान क्रेडिट कार्ड बनवा रखा, किसी के पास भी जमा कराने का पैसा नहीं है। समझ लियो ध्यान है। देखो अगर पूरे गांव में एक दो बेरोजगार हो, एक दो नशेड़ी हो, एक दो खराब परिवार हो, एक दो परिवार में झगड़ा हो, तो ये होता है इत्तेफाक। ये तो समाज में होया है करे भाई 1-2% की खराबी, लेकिन 99% की खराबी इत्तेफाक नहीं हो सकता बुजुर्गो। क्यों जी? 99% की खराबी के पीछे कोई ना कोई बड़ा कारण हो उसका है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो समाज जो हमेशा तक खान पीन का मौज रहा, जिस गांव में, जिस समाज में जहां सोने चांदी की भरमार रही ना रही हो, तो बताओ जी न्यू क्या करें कि इस एरिया में पानी नहीं मिलता और कुछ नहीं होता, न्यू क्या करें ना, लेकिन इस एरिया में भी लोगों के घरों में सोना और चांदी तो होगा किसी टाइम पे। यानी कि जब पानी आ गया जब तो आप कर्जे में चले गए, और जब पानी नहीं था तब सोना चांदी था। आज तो अपने पैकेट का दूध पीना पड़ा जब आपने को तरक्की कर रहे हैं आपके बड़कन है, और उस टाइम पे आपके घर में डांगरा की दूध घी की भरमार है, भरमार आपका सबका। जिस टाइम को आप तरक्की का दौर कह रहे हो उस टाइम तो आपके गांव में नशा अपराध टॉप पे है, और जिस टाइम पे आप गरीबी कह रहे हो उस टाइम पे ना नशा है ना अपराध है। जिस टाइम को आप तरक्की का कह रहे हो उस टाइम पे हर आदमी कर्जदार और परिवार टूटने पे है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि ये इत्तेफाक होगा या एवं ही हो गया होगा? ये जो पानी का मसला है, जो लांबा साहब पूछने लग रहे थे ना आप तय
यो मसला हरियाणा और पंजाब और केंद्र के मोदी का नहीं है असलियत में। मैंने आज से 4 साल पहले 2021 में जिस टाइम पे लॉकडाउन लगा हुआ था, तब मैंने एक पोल खोल ली थी पूरे सिस्टम की। उस पूरे सिस्टम की पोल खोलने में मैंने ये कहा था, आने वाले वक्त में लॉकडाउन दोबारा लगाने की तैयारी चलेगी। मैंने ये कहा था कि गृह युद्ध के हालात बनेंगे, आदमी आदमी का दुश्मन होने लगेगा। मैंने ये कहा था कि विश्व युद्ध की भी तैयारी होगी, पाकिस्तान के साथ खेल चलेगा। मैंने ये भी कहा था कि कश्मीर में जो चल रहा है यो भी होगा। और दावोस में 2 साल पहले, स्विट्जरलैंड के दावोस में, जिसमें योगी भी गया था, मोदी भी गया था और यहां से ऑनलाइन अपनी हाजिरी भी लगाया करता, वहां से क्लास श्वाब ने एक डायलॉग बोला था, अगर आपको याद ना हो। उन्होंने ये कहा था कि भोजन की तरह तुम पानी की राशनिंग क्यों शुरू नहीं कर रहे हो। नरेंद्र मोदी को धमकाया था उसने। जो ये नेता होते हैं ना, देखो जी, मेरी तरफ से अगर आप लोग किसी पार्टी के हो तो मैं पहले माफी मांग लूं, क्योंकि मेरी तरफ से राहुल गांधी में, ममता बनर्जी में, मुलायम यादव में, या चौटाला में, या घोटाला में, या हुड्डा में, पुड्डा में, आपके एमएलए एमपी, मन में कोई फर्क नजर नहीं आता। मोदी तो नहीं आ रहा, मैंने ये सारे एक दिखा है। और ये कौन है? ये चलते हैं बाजार के हिसाब से, वहीं से पैसा लेते हैं। तो उद्योगपतियों के पालतू कुत्ते बोलता हूं मैं इनको। अब वो उद्योगपति इनको ऐसा बोलते हैं कि तू पानी की राशनिंग क्यों नहीं बंद शुरू कर रहा। पानी की राशनिंग का मतलब समझो, जैसे आपको अनाज मिलता है, वो कहते हैं कि एक परिवार में एक आदमी 1 महीने में 5 किलो राशन में छिकले है। एक आदमी के हिसाब से 5 किलो राशन मिला है, तो वो मिनिमम कम से कम इतना तो आपने मिलेगा। तो वो ये कह रहे हैं, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने जब 600 लीटर पानी का गेम चालू करा था कि महीने में आपको 600 लीटर पानी मिलेगा, मतलब डेली का 20 लीटर पानी मिलेगा, वो पानी की राशनिंग की स्टार्टिंग थी। और तब मैंने फेसबुक पे भी लिखा था और वीडियो भी बनाई थी। मैंने ये कहा था कि आने वाले टाइम में देश और दुनिया के लोग तैयार रहें कि आपको पानी लिमिटेड मिलना शुरू होगा। आपके घर में अगर नलका है या समर्सिबल है, उसका अलग से टैक्स देना पड़ेगा। नदी और नहर में से आप बाल्टी नहीं भर पाओगे। खेत में तो सूंड का लगाना तो दूर की बात है, बाल्टी भी नहीं भर पाओगे, वहां नहा नहीं पाओगे। धीरे धीरे हालात ऐसे आ रहे हैं कि जहां जहां घाट थे नहाने के, बालक कूद लिया करते, वहां बोर्ड लागन लाग रहे हैं सरकार के कि यहां नहाना कानूनी जुर्म है। इसी तरीके से आपके गांव की जो पंचायती जमीन है, उसके ऊपर भी कब्जा करके वो वहां बोर्ड लगाने लग रहे हैं कि यह जमीन सरकारी है। आपकी व्यक्तिगत जमीन तो बैंकों में कर्जे पे पड़ी है, लोन उस पर पड़ी है, गिरवी पड़ी है, और देन का ब्योत किसे का नहीं। किसे का हो तो बता दो भाई, कोई ले रहे हो तो। रिश्तेदार पे तो पैसे ले आवे हैं, पुराने का नया लोन करे हैं, ब्याज ब्याज चुकावे हैं, और रिश्तेदार ने पीछे उल्टे दे हैं, यूं करते होंगे जी सारे। यानी कि बैंक में जिसके खाते में बैंक में पड़ा हो या किसी ने लोन लिया हो, बैंक मैनेजर के पास चले जाओ पैसे लेने के लिए, बैंक मैनेजर बोलता है दोपहर ना आजिए, सांझ ना आजिए, काल ना आजिए, दूसरे बैंक में तो ले ले, मार पे कैश नहीं। कमाल की बात यह है कि जिसने लोन ले रखा है उस पर भी कैश नहीं है, और जिसने दे रखा है उस पर भी कैश नहीं है। जिसके पास जमा है बैंक, उसके पास भी कैश नहीं है। कैश कहीं है नहीं है, इंटरनेट के ऊपर सारा खेल चल रहा है। और यूरोप के अंदर पिछले 2 दिन से बिजली गायब है। अब बिजली गायब तो इंटरनेट गायब, इंटरनेट गायब तो बैंक गायब, बैंक गायब तो आपका पेट इनके काबू। क्यों जी? अगर बिजली नहीं है तो गांव के पास पानी भी नहीं है, बिजली नहीं तो गांव के पास कुछ नहीं, मतलब न्यू समझो। और बिजली प्राइवेट कंपनी की, और प्राइवेट कंपनी तो अपना मुनाफा देखेगी। उसने तो जब भी दिखेगा, कोरोना के टाइम पर आपने देखा 10 पैसे का मास्क 50-50 रुपया में बिका था। क्यों जी? रेमडेसिविर का इंजेक्शन 500 रुपया का इंजेक्शन 10-10 हजार में ना बिका हो तो बताओ। तो जब इमरजेंसी आवेगी तो आपने कोई सी चीज कितने रुपया की मिल सके है। अगर आपने यकीन ना हो तो आज से 3 साल पहले श्रीलंका की हालत का देख लो। श्रीलंका में जिस वक्त सेम हालात थे जो अपने यहां इस टाइम पे चल रहे हैं, यानी अगला स्टेप अपना यो है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, आपके बीच आया हूं कि मेरे बुजुर्गों की एक बात याद है। मेरे दादाजी भी कहा करते, उस टाइम के सारे लोग कहा करते, वो न्यू कहते थे कि अगर बारिश का इंतजाम करना है तो बरसात आने से पहले कर लेना, चमासा आने से पहले।
भाई खेत पर छत पर माटी मुट्टी गिरा कर दे, आप कच्ची छत होया कर दी, तो मैंने क्या कर दे, बारिश आने तक चमासे तो पहला कर लियो यो काम, बारिश शुरू होगी फिर नहीं रोक पाओगे। तो जो अगर अफरा तफरी मचेगी उसके बाद नहीं रोक पाओगे आप, उससे पहले आपको जागरूक करने के लिए आए हैं कि अपनी स्थिति क्या होने वाली है। इसको जानने के लिए सन 2019 में वेनेजुएला एक देश है जी, वो पहला देश है दुनिया का जिसने 10 लाख रुपए का नोट छापा था। ठीक है जी, 10 लाख रुपए में कितना मिला करता राशन मालूम है? आधा किलो चोड़। वो सेम हालात थे जो अपने इस टाइम पे यहां चल रहे हैं बैंकिंग सिस्टम के। दूसरे नंबर पे 3 साल पहले श्रीलंका में, वहां जिस टाइम पे ये अफरा तफरी का माहौल मचा, महिलाओं ने अपने गहने तक बेचने पड़े। क्यों? 1200 रुपए का आधा किलो दूध, 1600 रुपए 1400 रुपए के आधा किलो का ये ब्रेड का पैकेट, जो ब्रेड का पैकेट अपना 50-60 रुपए 70 रुपए का आवा, यो ऐसे हालात हो गए, रोटी खानी मुश्किल होगी। गहने बेच के भी काम चलाया, गहने भी नहीं, जब काम चला, जब गहने भी खत्म हो गए, एक टाइम पे तो खत्म होने हैं, उसके बाद महिलाओं ने अपनी इज्जत तक दी कि मेरे बच्चों को रोटी खिला दो, चाहे मेरी गेल जो मर्जी कर लो। अब आपके साथ, आपके पास गांव राम पे के है, एक बार हिसाब किताब लाओ। गांव पे बीज तो अपना होगा, सारे गांव पे बीज अपना है कि बाजार का है? गांव के पास बीज जो है, सारा का सारा बीज अपा बाजार से लेके आते हैं, चाहे सरसों हो, चाहे बाजरा हो, चाहे गेहूं हो, चाहे जीरी हो। क्यों जी, गलत तो नहीं कह रहा? बीज बाजार से आता है। डांगरा का बीज अपना है, खागड़ जोटे हैं गांव में, डांगर का बीज भी बाजार से। और मैं आपको करनाल की हकीकत बता रहा हूं, 2023 में करनाल में 1,38,000 बच्चा IVF से पैदा हुआ अस्पताल में, जो डांगरा के टिक्के दरवा ना, न्यू टिक्के दरवा का पैदा होया। 1,86,000 बच्चा रोहतक में, और आपके यहाँ भी IVF खुलन लग गए धीरे धीरे। इसका मतलब मानस का बीज भी धीरे धीरे डाउन हो रहा है। समझ रहे होगे इस बात ने? चलो जी, बीज नहीं अपने पास, बिजली अपनी है गांव के पास ना जी, पानी अपना है गांव के पास, कुआ जोड़ कुछ बच रहा हो? चलो जी, ना कुआ बच रहा, ना जोड़ बच रहा, ना बीज बच रहा, ना बिजली है। चलो कोई व्यवस्था अपनी ऐसी है कि मान लो अपने गांव में झगड़ा हो जाए तो हमने पुलिस द्वारा ना जाना पड़े, वह भी व्यवस्था नहीं है। पुलिस वाले दोनों पार्टियां पे ले हुए, वकील दोनों पार्टियां पे ले हुए, जज दोनों पार्टियां पे ले हुए। चलो पढ़ाई तो अपनी होगी, शिक्षा तो अपनी होगी, वह भी प्राइवेट है हाथ में। यानी सारे जने, चाहे आप जूता ले हो, चाहे कपड़ा ले हो, चाहे बालक ने पढ़ाओ, चाहे मोटरसाइकिल चलाओ, चाहे गाड़ी चलाओ, चाहे ट्रैक्टर चलाओ, चाहे बीज बो, चाहे खेत में डांगर पालो, चाहे घर में डांगर पालो, चाहे कुछ करो, आप सारे के सारे अपनी सारी कमाई प्राइवेट कंपनियों को देने लग रहे। मानते होगे जी? चाहे खजाना कितना है भर रहा हो, अगर उसमें से सिर्फ निकल रहा होगा तो एक दिन खाली होना तय है, निश्चित है जी। इसमें तो कोई दो राय नहीं होगी जी। आप किसे जात के हो, किसे पार्टी के हो, किसे भी हो, सबके घर में बीमारी आ चुकी है, सब ने लाइन में लग लग के वैक्सीन लगवाई थी। क्यों जी? इब कहीं भी हार्ट अटैक हो, सारे बोल रहे हैं अगर भाई जनता सरकार मोर्चा वाले ठीक कया करते। उस टाइम पे तो हमने न्यू कहा करते, तू नया डॉक्टर पाक क्या है, तू न्यारा आया है, तू न्यारा बताया है। सरकारी नौकर ने बोला मैंने तो नौकरी के चक्कर में लुआई थी, तने नौकरी के चक्कर में लुआई थी, नौकरी करदा करदा उड़ी कुर्सी पर मरिया पावे, चाहे SDM हो, चाहे तहसीलदार हो, चाहे बड़े अफसर हो। क्यों जी? काल की बात है, कल मध्य प्रदेश का प्रवक्ता, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी का, एक उसमें जा रहा था फंक्शन में, और वहां खड़ा खड़ा टक देसी गया। कल की बात है, आज अखबार में छप रही है। तो मतलब चाहे कोई किसी भी पार्टी का हो, मेरे ख्याल से मेरी जो बात है, जो नाश की राई है, वह तो सबकी चल रही है। बालक सबके मोबाइल में लगे पड़े हैं, बीमारी सबके घर में आई पड़ी है, एजुकेशन पे सारे पैसा अपना जेब से खर्च करने लग रहे हैं। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप पॉलिटिक्स करते हो, चाहे खेती करते हो, चाहे नेता हो, चाहे कुछ हो करते हो, आप सब के बच्चे नाश की राई पे हैं। ना हो तो बताओ जी, है ना? इब एक बात पे आप सहमत हो गए कि अपने गांव राम नाश की राई पे है। दूसरी बात पे सहमत अपन न्यू होना है कि ये इत्तेफाक है, किसी ने कोई कर रहा है। क्योंकि
एक दो का तो इत्तेफाक हो सके है। मेरा दिमाग ये कहता है कि अगर सबके साथ ऐसा हो रहा है तो कोई ताकत ऐसी है जो इस पर लगी पड़ी है। क्यों जी भाई, आपका गांव की सारी जमीन गायब बोली। मैं दादरी में, मेरा याद है चरखी दादरी के अंदर एक गांव के अंदर सरकार कब्जा करे थी, गुरनाम सिंह चढ़ुन्नी ने कॉल दी थी, यहां किसान नेता इकट्ठे हुए थे, मैं भी आया था। कौन सा गांव था वो? मौत था ना। तो हम आए थे उस गांव में, मैंने स्पीच भी दी थी, मैंने थोड़ी सी मैं बोलिया भी था। आपको याद हो, यानी कि पंचायत अभी क्या हो रहा है वो देख रही है। अच्छा, सीआईडी वाले आ रहे हैं ना, ये सारा की फोटो ले जाएंगे, ये सब ना बतावेंगे। अब ये मानस हैं जो उनसे थोड़े बोलनीय हैं, ये समाज ने जगान लाग रहे हैं। तो फिर वह उड़े बैठे आदमी प्लान करेंगे। अच्छा एक काम करो, फिर प्रधान जी को बोलो क्या दिक्कत है जी, प्रधान जी अगर जी बालक नौकरी नहीं लाग रहा। अच्छा नौकरी लाग जाएगा, चुप होना पड़ेगा। प्रधान जी आपने ट्रांसफर करानी हो, प्रधान जी आपने बताओ क्या दिक्कत है, जो से बोलनी है उनने बताओ क्या दिक्कत है। टिकट चाहिए, टिकट ले ले, फालतू नहीं बोलना बस। सर जनता को अगर सच बता दिया तो गलती कर दोगे, नहीं तो अंदर कर देंगे, झूठे साचे केस लाकर अंदर कर देंगे। फिर आदमी कितने केस लड़ा। अब जिनके लिए लड़न लाग रहा कोई आदमी, अब जिस तरह लड़न लाग रहे और आमंदर कर दिए, मान लो जनता आंधी नहीं करता, बाहर लिकड़ गया, किसी ने फुर्सत ही नहीं है जी, मोबाइल पे लगे पड़े हैं। तो फिर आदमी लड़ता लड़ता कब तक लड़ेगा। अगर यार जिन जगान लाग रहे थे वही नहीं आंधे गेल लाग के खड़े होंगे तो फिर कौन आओगा। तो धीरे धीरे बोलने वाले लोग पीछे हट जाएंगे, सच्चे लोग पीछे हट जाएंगे और लुच्चे गुंडे फिर विधानसभा में पहुंच जाएंगे। यही बन रहा होगा। पंचायती आदमियों की तो ऐसी तैसी करें न्यू, पंचायती आदमियों की और समाज के आदमियों की ऐसी तैसी तो करें न्यू, और अपने बात समझ में को नहीं आंदी। हम लोग इनकी जाल को समझ नहीं पाते। तो हाँ ये बात देखो जी, बहुत बढ़िया बात कही। एक बात बताओ जी भाई, हम वोट किस तरीके से करते हैं? हम अपने आदमियों को, चलो वोट इलेक्शन हुआ है, आप वोट क्या क्या देख के करते हैं? पहले मेन्यू देखो, देखना हम वोट देख के करते हैं। अच्छा कौन से गोत के कितने खड़े, कौन सी पार्टी के कितने खड़े, क्यों जी, कौन से गांव के कितने खड़े, और मेरा भाई किसकी गेल है। अच्छा वो इसकी गेल है, उस गेल तो मैंने लागना नहीं। समझ गए? हम जो चुनाव लड़ते हैं, हम किसी भी, मैंने अब की बार इससे पिछला चुनाव, उससे पिछला चुनाव 2016 और 17 में मैंने इलेक्शन मैनेजमेंट करा था। मनोहर लाल खट्टर मेरा कस्टमर रहा है, मैं आपने बता दूं, कदम सोचते हो। मतलब हमारी न्यू बात होया कर दी किसी टाइम पे, जब पूरे डिस्कशन में अरविंद केजरीवाल बैठा हो चाहे सुखबीर बादल हो, या मैं नाम इसलिए लेने लग रहा कि वीडियो बनाने लग रही है, मैं डरता नहीं किसी तय। मैंने देख लिया कि सारे के सारे एक थाली के चट्टे बट्टे हैं। और मेरे एक बात समझ में आई कि जब मैं उस दौर से लेकर के आज तक की राजनीति को जब मैं देख रहा हूं, तो मैं एक बात देख रहा हूं कि मैंने आज तक पिछले 15 साल से तो बिल्कुल एक्टिवली देखने लग रहा हूं, सोच समझ गया 15-20 साल से, तो कि आज तक मैंने गांव राव मुद्दे पे वोट करता नहीं देखा आज तक। क्योंकि गांव ने मुद्दा ही नहीं पता। मुद्दा कौन बताओगा? या तो गांव का कोई मास्टर बताओगा, उस दौरे फुर्सत नहीं, प्राइवेट ने ट्यूशन कमाना, सरकारी की तनख्वाह खूब आने लग रही, उन्हें सरकार के खिलाफ बोलना नहीं क्योंकि ऊपर तो आदेश हो रहा। दूसरे नंबर पर आपने कौन मुद्दा समझा होगा? गांव का कोई वकील जो अपना आपके अधिकार बताओगा। वकील दूसरे और डाल के हुए पड़े हैं, आपके कोर्टा में जा ले जाओ। तीसरे नंबर पर आपने जानकारी कौन देगा? कोई आपका बालक पढ़ा लिखा ओ पेपर की तैयारी करने लग रहा, ढंग सर का पढ़ा लिखा हो तो तैयारी कर रहा, जिन्हें क्या ही का पता ही नहीं, उन्हें तो क्या ही का पता ही नहीं। चौथे नंबर पर आपने कोई मुद्दा बताओगा तो वो बताओगा जो किसी पार्टी को या संगठन को चलाता है। जो पार्टी संगठन ने चलावा है उसका पहला या नेता उसके घर आकर चाह पीजिए। भाई मान लो मेरे घर कोई आकर चाह पी गया, ले अखबार में छपवा देख ले भाई चाह पिया तो इसका तो प्रोग्राम कर दी, तो उसकी गेल है, तो उसके गेल लड़ी, उसकी गेल लाग ले। मतलब मुद्दे पे बात आपने कद करी न्यू बताओ? कदे भी नहीं करी। अच्छा दूसरी बात, हमको किसी ने लिखना नहीं सिखाया, सरकार चलती है लिखने से। आप बात करा जबानी, ईबीओ विधायक आया, किसी ने भी अपनी बात लिख के कौन दी इससे? क्यों जी? सब ने जबानी बोली, उन्हें जबानी वादा करा लिखड़ गया। आधी बात हो आधी बात ना हो, यो आन लग रहा पिछले 20-25 साल से, और जबानी झूठ सारी न्यूज़ चलने लग रही। क्योंकि हमको अपने अधिकार नहीं पता, हमको अपनी समस्या नहीं पता, हमको यह भी नहीं पता कि इसका कारण क्या है।
मैं बुजुर्गों आपसे रिक्वेस्ट ये कर रहा हूं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग प्रोग्राम है यूपी में, तो हम यहां से सीधा बुलंदशहर से आगे निकलना है अपने को। एक बात समझो, अगर हमें बात समझ में आ जाए पूरी, और समस्या समझ में आ जाए, और समस्या का कारण पता चल जाए, फिर तो समाधान हो सकता होगा जी। एक बात तो यह है कि समाधान करने के लिए पहले समस्या समझनी पड़ेगी, क्यों जी, है ना। दूसरे नंबर पे बात यह है कि समाधान करेगा कौन। इसका एक सिंपल सा नियम है, जिसका गांव है, जिसके बालक हैं, जिसका नाश हो रहा, जब वो उसने ठीक नहीं करेगा तो किसी और ने के ठेका ले रखा, क्यों जी। विधायक, सांसद, तहसीलदार, पुलिस वाला, सीआईडी वाला, या कोई वकील, या कोई मास्टर, कोई और करेगा जी वार्ता आ गया, गांव न करना पड़ेगा। गांव तब करेगा जब गांव इस पर चर्चा करेगा। चर्चा करने के लिए टाइम चाहिए, और अपन ऐसा बना रखा जबान तय एक मुंट मेन्यू का टाइम तो किसी तो रहा ही नहीं। अगर जब टाइम नहीं है तो एक बात क्लियर है कि अगर पिछले 30 साल में हमारा समाज खराब हुआ है, अगर, अच्छा बता दो ठीक हो या खराब हो या जी। परिवार के रिश्ते, अपराध, नशा, बुरा हाल, मतलब कर्जा, ये सब खराब होया। अगर पिछले 30 साल में खराब हुआ है और ऐसे ही चलता रहा तो इसका मतलब आगे और खराब होगा, क्यों जी। भाई जैसे चल रहा था अगर वैसे खराब होया है और कुछ ना करा तो और खराब होगा। ये नियम है जी। मेरे हाथ में कुछ है, इसे छोड़ दो, नीचा होगा अपने आप, लेकिन नीचे तक ठाना पड़ेगा ऊपर। समाज का भी ये नियम है। समाज के समझ वाले लोग करना छोड़ दो, समाज का लेवल आपको नाश हो जाएगा। अगर समाज को ऊपर उठाना है तो समाज को ठाना पड़ेगा जी, क्यों जी। और ठा पावेगा वो जिसके बात समझ में आवेगी, और समझ में आवेगी उसके जो सा चर्चा करेगा। जो मैं बोलूंगा या जो भी आदमी स्टेज पे बोलेगा, अगर वो आपके सवाल नहीं सुन सकता, अगर वो आपकी कड़वी बात नहीं सुन सकता, तो समाधान नहीं कर सकता। तो मैं यूं चाहूं, अगर आपने ठीक लागता हो कि एक गांव में कर दो, गांव सर कर दो तो गांववार से, और जब इकट्ठे होकर 4 गांव कर दो तो 4 गांव, एक बार बैठ के लंबी चर्चा कर लो। पहले हम सारी समस्या समझ लो कि हर घर में बीमारी का कारण क्या है, हर घर में अपराध का कारण क्या है, ये जो नशा चल रहा है इसका कारण क्या है, मोबाइल का क्या नुकसान है। आपको तो ये भी नहीं पता कि जो सवेरे टुंटी का पानी आवे उसमें फ्लोराइड डाल के देवा आपने, क्यों जी। टुंटी का जो पानी आवे ना उसमें फ्लोराइड डाल के देवे। आपको ये भी नहीं पता कि इस बिजली से आपको कितनी बड़ी लूट हो रही है आपकी। बताऊं लूट, जो से बालक यहाँ पढ़े लिखे समझदार आरटीआई ने जाना है ना, एक बार आरटीआई डाल के देखियो। अपनी टीम में से एक बंदे ने आरटीआई डाली, सुनना इस बात को, ये आपके काम की चीज है, ये बड़ी काम की चीज। किसान नेता जो भी है, आरटीआई में सवाल पूछा कि पावर हाउस ने जितनी बिजली बनाई, पावर हाउस बिजली बनावा है, वो न्यू कम है भाई, तब बिजली बना, मतलब स्टोर करा है उसका आगे भेजा है। तो सवाल आया कि जो जिला था एक, मैं यूपी की बात है यार, मैं नाम नहीं लेंदा बाल, क्योंकि कागज इकट्ठे करने लग रहे हम इसमें। ईब जन्यू पूछोगे ना, जो कर चरखी दादरी का ही ले लेते हैं भाई, दादरी जिले में टोटल कितनी बिजली मिली ऊपर तक जिले में, पूरे जिले ने। इंदौर तो सारा कंप्यूटर में लिखा हुआ है, तो वहां पता लग गया कि पूरे जिले को 10 लाख यूनिट मिली। अब इसका मतलब ये हो गया, दादरी में कितने ब्लॉक हैं जी, कितने, 4 ब्लॉक हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर 10 लाख यूनिट दादरी को मिले तो हर ब्लॉक को कितनी कितनी मिलनी चाहिए, 2.5 लाख मिलनी चाहिए। उन्हें पूछा बंदे ने जब आरटीआई डाल के कि मेरे ब्लॉक ने कितनी यूनिट मिली, तो आरटीआई में जवाब आया 12 लाख यूनिट। ऊपर तक जिले ने 10 लाख मिली, एक ब्लॉक ने 12 लाख मिल गई यार। यूं कुखर भाई, मतलब बाकिया ने क्या मिला, बोला बाकिया ने भी इतनी इतनी मिली। उसका दिमाग चकरा गया। अगर यार चल एक ब्लॉक में, फिर एक ब्लॉक में कितने गांव हैं,
लगभग 50 से 60 गांव होते हैं, ठीक है, वहां भी लगभग इतने गांव थे। तो अब अगर जब मान लो आप 10 लाख रे मान लिया न्यू की न्यू, 10 लाख न्यू की न्यू है, और 50 गांव मान लिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि 20,000 यूनिट एक गांव में मिलेगी, ठीक है। फिर उसने आरटीआई डाल के उससे जो बिल बनाया करता, जो रीडिंग लेना आया कर, उससे कह दिया तन्ने पीछे दूंगा 100 रुपये, तू मना अपना टोटल बिल दे, बताया क्या। उन्होंने बोला जी परसों ना हो जाएगा तैयार। 3 दिन वो बिल सारे गांव के इकट्ठा करता रहा और सारा बिल जमा कर लिया। तो उसने जब आखिर में टोटल बिल कैलकुलेट करके दिया, बोला थारे गांव ने बिजली खाई 14 लाख यूनिट। उन्होंने बोला अब मैं तो ये समझ में आ गया मेरा कि आपके सबकी जेब के ऊपर डाका किस तरह पड़न लाग रहा है। मतलब जो चीज है ही नहीं उसके पीछे देने लाग रहे आप। और फिर मैंने, तू सचिन वह किताब लेगा, उसमें रखी डायरी में, उसमें आप ले आओ, हाँ कोई सा भी ले आओ, पिछली सीट पर धरी है वो। हमने एक किताब लिखी है, उस किताब में आरबीआई से, अच्छा है रहने दे सुखजीत भाई, है कह दो, यह किताब है जी, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन। ये जो जेब में रुपये लेके घूमा ना पा, है इधर आओ, उल्टी तरह है। ये जो नोट है ना जो आप जेब में लेके घूमा, इसके बारे में हमने आरबीआई से कुछ सवाल पूछे थे, और इसके दम पे हम लगभग 1000-2000 लोगों के मकानों की और जमीनों की कुड़की भी रुकवा चुके हैं। हमने ये कहा कि भाई जो रुपया मारती दे रखा है तुमने कर्जे में, जो उसकी असलियत बताओ के है, उसने छापण का नियम बताओ क्या है, क्यों कर छापो हो। जुगर अपने थे तो हमारे बुजुर्गों ने एक बात बताई थी, मेरे तो याद है, मेरा दादा एक बात बताया करते, मेरे दादाजी, अग भाई सरकार पे जितना सोना हुआ है उतने नोट छाप सके सरकार, नहीं बताई थी जी, आपने भी बताई होगी जरूर पक्का। अगली पीढ़ी कौन बेरा इस बात का। हमने सरकार से पूछा था भाई न्यू बताओ, ये जो रुपया है, ये जो छाप्या है, जो इसका कूटकरण करा है, जो तुमने नु कहो कि सोना को नहीं धर दे, हम डॉलर धर लिया, हाँ कुछ और धर लिया, हाँ इसके कौन से नियम हैं और क्या तरीका है। आपको जानकर हैरानी होगी, इसमें सारे दस्तावेज ला रखे हमने, ऑफिशियल सरकार के दिए हुए, हमारे बनाए हुए नहीं है, सब कुछ इसमें दिया हुआ, सरकार का लिखा हुआ है। इसके अंदर इस बात का सबूत है कि आपकी जेब में पड़ा हुआ है नोट, और जो आपको लोन मिला हुआ है सारा फ्रॉड है, प्योर फ्रॉड, क्योंकि आप उसको रुपया मानते हो इसलिए वो चल रहा है। अब हमने पता करा पर ये फ्रॉड कैसे है, चलो इसकी तो वैसे जरूरत नहीं है, वैसे हमने पता करा फ्रॉड कैसे है। जब यू 500 रुपये हैं, मान लो यो 500 रुपये हैं, तो 500 रुपया में चालन लाग रहे, अपन तो ऐसा लाग गया ना 500 रुपया में चल रहे हैं। फिर हमारा दिमाग खनखनाया कि ये 500 नकली क्यों करोगे। फिर हमारा एक बात समझ में आई, यू एक सिक्का है 1 रुपये का, यू असली एक नकली है, तो असली है ना, यो 1 रुपये का सिक्का है जी, यो छपया हुआ है सन इस पर कौन लिख रहा है दिख नहीं रहा, सन 2000 या 2001, मतलब 2018 या 19-20 का, छोटा वाला 1 रुपया, तो यो नया है, तो यो बता रहे हैं असली है। फिर हमने यो सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के सामने हमारी टीम के एक सदस्य ने रखा था, वर्मा जी ने यह कहानी। फिर यो रुपया है 1871 का, इस पे भी 1 रुपी इंडिया लिख रहा है, 1 रुपया लिख रहा है इस पे भी। यो असली एक नकली है जी, यो भी असली है। यो चांदी का है, इसमें 90% चांदी है। अरे यो भी असली बताओ है, ये मना न्यू बताओ, यो रुपया असली है कि वो चांदी वाला असली है जी। इसका मतलब यो नकली है। हाँ, परचेजिंग पावर। देखो ये कमाल की बात क्या है जो आपके साथ धोखा हो रहा है, वो बताऊं मैं कमाल की बात क्या है। बैंक में जाओगे, इस रुपये ने लो वाले ने लेकर बैंक ले इसने 1 रुपये में, और इस चांदी वाले ने लेकर जाओ, इसने भी वो 1 रुपये में ले। हाँ जाओ, हम गए, हाँ जहां तक आया मैंने यह बात, हम गए हाँ 10 चांदी के सिक्के लेकर जाओ, 10 रुपया में ले। वैल्यू बैंक के लिए बात नहीं है, इस कागज मैंने इस किताब में लिख रखा,
सरकार न्यू कह रही है कि इस बात से फर्क नहीं पड़ता। सुनो, ध्यान से सुनना, सरकार न्यू कह रही है इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यूरोपिया लोहे का है चांदी का है। मखन्यू कुकर तो मारती उनने बताया 1 किलो का बट्टा है, चांदी वाला बढ़िया सोने वाला बढ़िया जी? वजन तोलने के लिए कौन सा बढ़िया? बढ़िया जी। वजन तोलने के लिए चाहे लोहे का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सोने का हो, चाहे माटी का हो, चाहे घी इधर रखा हो बराबर में 1 किलो होना चाहिए, चाहे क्या का हो। धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता किलो, किलो का मतलब वजन। यह बात सरकार ने कही रुपये के मामले में कि धातु के ऊपर निर्भर नहीं करता, क्योंकि इसने बनाने में और खर्चा आवे, इसने बनाने में और खर्चा आवे, और यो कागज का बनाने में और खर्चा आवे। तो इसका मतलब तो फिर सब तक कम बना लेंगे, तो जिसका सब तक कम खर्चा आया इसका मतलब तो वो सस्ता पड़ेगा, वो महंगा पड़ेगा, उसकी वैल्यू कितनी कितनी। तो सरकार ने बोली ना, रुपया मतलब रुपया, चाहे आपके मोबाइल में डिजिट हो, खाली आपके मोबाइल में डिजिट हो 20 न्यू कर दो, वो तो कुछ भी को नहीं। क्यों जी? आपके मोबाइल में बटन दबाया और दूसरे के खाते में चले गए, वो तो कुछ भी को नहीं गया, फिर भी आप मानना हो ना उसने 20 रुपया। इसका मतलब वो कुछ नहीं था, फिर भी आपने उसको 20 रुपया मानना। ये लोहा है, आपने इसे 1 रुपया मानना। यो कागज है, आपने इसे 1 रुपया मानना। और यह चांदी है, इसको भी आपने 1 रुपया मानना। और बैंक भी इसे 1 रुपया ही मानता है। फिर हम चले गए सुनार दौरे। सुनार ने इस 1 रुपये या इसे 1 रुपये, इस 1 रुपये में 1000 दे दिए मरते। हमने पूछा भाई इसमें कितने आवेंगे? ये 1 रुपये में 1000 रुपये आवे भाई। न्यू कुकर वो बोला जी धातु का फर्क है। इसका मतलब तो इसके बाद कुछ एक धातु आई थी जिसमें चांदी 50% थी, तो बोला उसमें 500 आवेंगे। तो फिर असली कौन सा है? तो सरकार ने बताया कि असली नकली ये नहीं है। अब इसको समझो आप, ये असली खेल न समझो। इस 1 रुपये के ऊपर लिखा हुआ है भारत सरकार, देखो जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेकिन इस 2 रुपये के ऊपर कहीं भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ, इसके ऊपर लिखा हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक। और इस 500 रुपये पे भी कहीं पर भी भारत सरकार नहीं लिखा हुआ, यो भी रिजर्व बैंक। इसका मतलब ये जो 2 रुपये और उससे ऊपर के नोट हैं, ये तो हैं रिजर्व बैंक के, और जो 2 तक कम का है वो है भारत सरकार का। तो अब हमने नियम पूछे थे कि कौन से नियम के तहत तुम ये रुपए छापते हो, तो मालूम पड़ता है कि जिस रुपये के पीछे आरबीआई के अंदर गोल्ड रखा हुआ है वो तो है असली रुपया, और जिस रुपये के पीछे गोल्ड नहीं रखा हुआ वो छाप रखा है उंगरा। अब हमने पूछा चलो फिर न्यू बता दो कि कितने रुपया पे तो छाप रखा है तुमने और कितने रुपया पे नहीं। तो आरबीआई ने हमको बताया कि हमारे पास है 800 टन सोना, और 800 टन सोने की जो कीमत बनती है 4.8 लाख करोड़। पिछले साल की बात बताऊं मैं, कैलकुलेशन, तो सोने का रेट बढ़ घट गया तो कैलकुलेशन मेरा पिछली याद है, आज वाली याद नहीं, क्योंकि आज तो रेट बढ़ रहा है। मैं तब की बात बता रहा हूं जब जिस टाइम पे सोने का रेट शायद 66,000 रुपये होया करता, 70,000 रुपये, 70,000 रुपये के आसपास के रेट के हिसाब से 4.8 लाख करोड़ रुपए की वैल्यू बनती है। तो नोट कितने छाप रखे भाई? सोना धरा 4.8 लाख करोड़ का, तो नोट कितने होने चाहिए थे जी? इतने होने चाहिए थे। नोट छाप रखे 34 लाख करोड़, जिसमें से 2016 में जब नोटबंदी हुई उस टाइम पे 500 और 1000 के नोट 14 लाख करोड़ रुपए थे। आरबीआई की रिपोर्ट है। इसका मतलब 16 लाख करोड़ रुपया छापा है नोटबंदी के बाद। जो नकली 2000 का नोट छापा था वो वापस बंद भी कर दिया। 2000 के नोट नकली छापे, उससे असली जमीन खरीदी, हर जिले में बनाए, विधायक खरीदे, सांसद खरीदे, और फिर नोट बंद कर दिया। ठीक जी। अब एक बात सिंपल सी और बतानी है आपको बुजुर्गों को।
अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया है और आप मेरे पर लोन लेने के लिए आ जाते हो, तो मैं उस 1,00,000 में से ज्यादा आपको कितना रुपया लोन दे सकता हूं, बताओ। मेरे पास 1,00,000 रुपया है, मुझे लोन देना है, तो मैं ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकूं? जब मैं सारा भी दे दूं तो 1,00,000 से ऊपर तो नहीं दे सकता ना। नॉर्म चाहे कोई भी हो, नियम चाहे कोई सुसरा हो, मेरे पे जितना रुपया मैं उससे फालतू भी दे सकूं के? नियम चाहे कुछ भी हो, मैं तो कह रहा हूं, मैं सिद्धांत की बात कर रहा हूं बुजुर्गों, क्योंकि अपनी लड़ाई हमेशा से सिद्धांत की रही है। क्यों जी? अपनी लड़ाई झूठ साच की रही है कि झूठ क्या है सच क्या है। मैं ये कह रहा हूं कि अगर मेरे पास 1,00,000 रुपया है तो मैं 1,00,000 से फालतू का लोन नहीं दे सकता। तो जी चलो 5 लाख करोड़ के सोना धरा था, छाप सके था बैंक सिर्फ 5 लाख करोड़, लेकिन बैंक ने छाप लिया 34 लाख करोड़। अब 34 लाख करोड़ बैंकों ने छाप लिया, तो ज्यादा से ज्यादा कितना लोन दे सकता है वो देश की जनता को? इससे फालतू तो नहीं दे सकता जी। जब नोट ही नहीं छपे उस तक फालतू, तो 34 लाख करोड़ तक ऊपर का लोन दे दोगे तो वापस नहीं आने का। अब लोन कितना दे रखा है मालूम है आपको? लगभग 125 लाख करोड़ का। कैसे दे रखा? कि मेरे पे 1,00,000 रुपया था, मैंने इन सारा 10-10 हजार रुपये दे दिए 10 जने तय, और न्यू कह दिया काल ने किस्त देनी तमने। ये भी 10-10 हजार रुपये लेकर चले गए। अगले दिन इनने किस्त दी मेरे तक, मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे दी इनने 1,000 रुपया, तो मेरे द्वारा कितना आ गया? 10,000 आ गया। इब 10,000 मैंने 11 में तो दे दिया। इब 10,000 मैंने 11 में पता लेना तो है। बाजार में कितना रुपया है टोटल? 1,00,000। लेना कितना मैंने? 1,10,000। अगले दिन फिर 10-10 रुपये 10-10 1,000 दे दिया। अगले दिन फिर मेरे तो 10,000 आ गया किस्त का, मैंने फिर 12 में तो दे दिया। ई मार्केट में रुपया हो गया 1,20,000 जो मैंने लेना, लेकिन नोट कितने के पड़े हैं? 1,00,000 के खाली। समझ गए जी बात? अब आपकी किस्त इसको लोन दे दी, इसकी किस्त इसको लोन दे दी। सिद्धांत ये कहता है ब्याज को मूलधन नहीं बनाया जा सकता। सिद्धांत है ये आरबीआई का, कानून है ये, ब्याज को मूलधन नहीं बना। लेकिन बैंक ब्याज को मूलधन बनाते रहते हैं। क्रेडिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट लिमिट दे दी, जमीन की लिमिट बना दी, फैक्ट्री की लिमिट बना दी, लिमिट क्रेडिट दे दिया जो है ही नहीं। क्रेडिट लिमिट का क्या मतलब है? कार्ड में, बस कार्ड में हुआ है तो है ही नहीं, कहीं भी छपया नहीं कहीं। आपने ले लिया, आप बोलोगे देना है, दोगे कैसे? जमीन बेचकर, अनाज बेचकर, डांगर बेचकर, सोना बेचकर, मेहनत बेचकर, यानी अपना शरीर की कमाई बेचकर। यानी आप असली कमाई दोगे जो चीज आपने ली नहीं, जो है ही नहीं। तो जी बात यह है, 34 लाख करोड़ के नोट हैं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का लोन बांट रखा है, 125 लाख करोड़ रुपए का सारा लोन फर्जी है। ईब कहानी यहां आकर के अटकती है कि गांव राम अपने आप को बचाने को क्या कर सकता है। क्योंकि मैंने 1-2 बात बता दी। अच्छा, एक और इस दौरान आपके साथ क्या खेल छल कर रखा है इन्होंने, मैं बता देता हूं। सबसे बड़ा छल आधार कार्ड और फैमिली आईडी और आयुष्मान कार्ड, आभा कार्ड, किसान का कार्ड, रजिस्ट्री के कार्ड, ऑनलाइन रजिस्ट्री, ऑनलाइन जो कुछ भी है, सबसे बड़ी ठगी का धंधा है। आधार कार्ड का खेल समझ लो। 3 साल पहले आप लोगों के साथ एक जबरदस्ती हुई थी, सरकार ने एक जबरदस्ती करी थी। उन्होंने कहा था अगर वैक्सीन की 2 डोज नहीं लगवाओगे तो तुमको राशन नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, तनख्वाह नहीं मिलेगी, बस में नहीं जान देंगे, रेल में नहीं जान देंगे, जहाज में नहीं जान देंगे, दुकान नहीं खोलने देंगे, मंडी में नहीं जान देंगे, बाजार में नहीं जा सकते, कोई काम नहीं होगा। न्यू कहा था जी, सचिवालय में नहीं जा सकते, कोर्ट में नहीं जा सकते, हाजिरी नहीं ला सकते, न्यू क्या था। इसका मतलब वो पहले ट्राई कर चुके हैं कि इस देश के लोग इतने बुजदिल हैं, बस कुछ भी कह दो मान लेंगे। तो फिर इन्होंने आपको लाइन में लगा दिया, आधार कार्ड जोड़ दिया पूरी फैमिली आईडी के साथ, बैंक के खाते के साथ, पैन नंबर के साथ, आईटीआर के साथ, ड्राइविंग लाइसेंस के साथ, गैस का कनेक्शन, पानी का कनेक्शन, बिजली का कनेक्शन, खेत के कागज, घर के कागज, जितनी रजिस्ट्री है, ट्रैक्टर के कागज, कार के कागज, घर में जितनी प्रॉपर्टी और सब के कागज किसके साथ जोड़ दिए? आधार कार्ड के साथ। अगली बारी अगर आपको चौथी डोज लगानी होगी तो सरकार को आपका गैस, पानी,
बिजली बैंक खाता बंद नहीं करना, केवल आधार कार्ड बंद करना है। क्यों जी? आधार कार्ड बंद होने सारे बांगे हो जाएंगे, सारे सीधे हो जाएंगे नहीं। मतलब अब आपको सीधा करने का अरेंजमेंट सरकार ने पूरा कर रखा है। बीज बाजार में नकली आने लग रहे हैं, बीज का कानून नया आने लग रहा है, पानी का नया कानून आने लग रहा है, बिजली का नया कानून आने लग रहा है। आपकी गर्दन पूरी तरह से अब इनके हाथ में है। अब आप इकट्ठे होकर तो अपनी गर्दन बचा सकते हो, अलग अलग रहकर अपनी गर्दन बचाना संभव नहीं है, क्योंकि सबके ऊपर कर्जा है, सबकी जमीन की लिमिट बनी हुई है। किसी के पास पैसा नहीं है, किसी के पास डांगर नहीं, किसी के पास बीज नहीं, किसी के पास मेहनत नहीं, किसी के पास गोल्ड नहीं। यहां तक कि अगर घर में अटैक करने के लिए कोई आ जाए तो हथियार बनाने लोहा भी को नहीं किसी के घर में। क्यों जी? सब कुछ प्लास्टिक का हो रहा कि लोहा पिंगला का हथियार बना लो, वो भी नहीं बचा है। अब स्थिति इतनी गंभीर है कि बैठ करके सरकार के ऊपर से निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। हमको न्याय के लिए पुलिस, वकील और जज नहीं चाहिए। जजों के घर में रिश्वत का पैसा मिलने लग रहा, पुलिस वालों के घर में रिश्वत का पैसा मिलने लग रहा, पुलिस वाले थाने में रेप करने लग रहे, पुलिस वाले थाने में मारन लग रहे, बड़कन है। तो ऐसे ऐसे आदमियों के भरोसे आपने अपने बच्चे छोड़े हुए हैं। बताओ, नेता सारे के सारे चोर बने बैठे हैं, सारे अपनी जमीन बेचने पर लागे पड़े हैं। रेलवे की सारी जमीन बेच दी, हेल बेच दिया, सेल बेच दी, रेल बेच दी, प्लेटफॉर्म बेच दिए, सारे एयरपोर्ट बेच दिए, सारी जंगल की जमीन, श्यामलात की जमीन, आपके जोड़ की जमीन, सारी बेचने की तैयारी चल रही है। आपके पास है क्या? गेम प्लान इतना बड़ा है, पूरा गेम नहीं समझोगे तो जीत नहीं पाओगे। जीतने का एकमात्र रास्ता है, एकमात्र रास्ता कि अपना जीवन यापन के लिए सरकार के ऊपर से निर्भरता खत्म करनी पड़ेगी। अब वह कैसे करनी पड़ेगी, ये गांव में बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी। क्योंकि आपा जो बैठा हाँ, हम लोगों को तो बताया जाता है ये कि हमारी जमीन जाने वाली है, और जो तबका फ्री में राशन लेवे है गांव में बैठा, उसते जाके सरकार का आदमी नहीं बतावे है इनकी साड़े की जमीन लेकर थारते देवांगे। समझ गए बात? मतलब जिसके पास जमीन है उनकी तरफ इशारा करके उनको बोला जाता है ना जमीन वालों को कि इनने थारा बहुत शोषण कर लिया, ईब इनकी सारा की लंबे करके इनने सबने बोलना नहीं, जीबियां थार दोहराएंगे। इसलिए उनको राशन भी फ्री दे दिया, मनरेगा के थ्रू पैसा दे दिया, बच्चे की पढ़ाई का न्यारा दे दिया, और दूसरी चीजा के न्यारे दे दिए, ताकि समाज की आपस में निर्भरता खत्म हो सके। एक बार कैलकुलेशन तो करके देखो, मनरेगा कब आता है? जब किसान को कटाई के टाइम पे और अगली फसल की बुआई के टाइम पे मजदूर की जरूरत पड़ा, उसी टाइम मनरेगा आवा है। जिस टाइम किसान को मजदूर की जरूरत नहीं, उस टाइम मनरेगा नहीं होता जी। वही पूरे के पूरे 50 दिन एक सीजन में और 50 दिन अगले सीजन में। मैंने यह बात कद समझ में आई पता आपको? 2020 में वो एक गांव है डाटा मसूदपुर, लॉकडाउन सबसे पहले उन्होंने तोड़ा था 2021 में। उस गांव में मैं गया हुआ था, तो वहां मैंने देखा कि गायें भी है उनके यहाँ, डांगर भी है खूब, लोग खेत में काम कर रहे। मैं बोला थारे यहाँ तो ट्रैक्टर बहुत कम है भाई। नो बोला हम तो अपनी गाय के आधारित खेती करा अगर, बीज कम डाल लग रहा, वो हाइब्रिड बीज और ये डीएपी वगैरह यूरिया कम डाला। मैं न्यू कुकर बोला हमारे तो मजदूरों के साथ काम हुआ है। मगर मजदूर कुकर मिल जाता हमने। बोला हमारे गाँव ने मिलकर एक निर्णय ले रखा है कि जिस टाइम मनरेगा आएगा उस टाइम पे ढिंढोरा पिटवाते हैं वो गाँव में, कि भाई पहले किसान को जितने मजदूरों की जरूरत पड़ेगी पहले वहां जाएंगे, बचे हुए मजदूर मनरेगा में जाएंगे। इन्होंने अपने क्यों क्या था, किसान दिया करता उन दिनों में 150 रुपये, मनरेगा में मिला करते इन्हें 250 रुपये। किसान काम करवाया करता और मनरेगा में फ्री में बैठे मिला कर दे। तो इन्हें अलग हो गया, किसान से मजदूर अलग हो। किसान ने मशीन लानी पड़ी अपने घर में, मशीन लानी पड़ी तो खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया तो उन्हें डीएपी यूरिया मारना पड़ा उस उत्पादन को पूरा करने के लिए, वो मारना पड़ा तो जहर आया, जहर आया तो शरीर में जहर आया, शरीर में जहर आया तो बीमार हो तो फिर कंपनी आगे तो चलने शुरू हो गई। अब ये हालत हो गया कि आपकी थाली में पड़ा होया, चाहे आपके घर में आया बिस्कुट हो, नमकीन हो, कुरकुरे हो, चाहे कुछ और पैकेट हो, जो भी खाना आपके पास आता है सारा पेस्टिसाइड का ही उगाया हुआ आता है। यानी हम अपने बच्चों को अपने हाथ से जो दे रहे हैं। अब आप देखो, आपके यहाँ कपास का एरिया है ना, कपास देसी कपास है या हमारे यहाँ बीटी है ना। बीटी कॉटन क्या है? बीटी कॉटन जेनेटिकली मॉडिफाइड है।
जीएम है जी वो, जीएम। और ब्राजील की सरकार ने 2020 में एक रिपोर्ट जारी करी थी कि जो भी इंसान या जानवर यानी कोई भी जीव जो जेनेटिकली मॉडिफाइड आइटम खाएगा, जीएम यानी कि जो बिनोले वाला तेल आप खावा, कॉटन सीड ऑयल, जो भी ये खाएगा वो या उसकी अगली संतान नपुंसक या बांझ होगी, बच्चे पैदा नहीं हो पाएंगे। तो ये बात देख लो, डांगर के नेचुरल तरीके से गर्भाधान नहीं होता। और घरों में जो नई शादियां होती है, छठे महीने में डॉक्टर का चक्कर काटने लग लें जी। क्यों? ब्याह के 2-3 महीने बाद ही लग ले चक्कर काटने, क्योंकि सारा का सारा खाना इस तरह का दे रहे। तो यो है जी सवाल कि क्या गांव राम इसके ऊपर चर्चा करेगा, क्या इस पर बैठ के आप बात करांगे कि यो ठीक कैसे हो, क्योंकि उस तबके तक जाना बहुत जरूरी है जिसको मेन स्ट्रीम के अंदर लेकर आना है। जो गरीब तबका है उसी के अंदर सबसे ज्यादा अपराध है, क्यों जी? उसी में सबसे ज्यादा नशे का व्यापार सबसे ज्यादा वही गरीब तबका करता है। यानी गांव में अगर एक आदमी, नशे की तो यार नियत है जी कि गांव में एक बालक नशा करने लग गया, उसका घर का सारा सामान बिकने के बाद सारी बचत और जब उधार देना बंद कर देते हैं, फिर उसने जो नशे का व्यापारी है वो क्या करा, तू 10 कस्टमर ला दे तेरा फ्री कर दूंगा। ये वो 10 कस्टमर कहां से लाएगा? भाईचारे में तेरे यार दोस्त गांव में ते लावेगा जी। और उन 10 ने जब 10 चाहिएंगे वह भी गांव में ते आवेंगे। यानी गांव में अगर एक भी अपराधी है, अगर एक भी गलत तत्व है, तो वो आज अपने घर तक, मेरे घर तक भी पक्का आएगी, क्यों जी? इसलिए मैं ये समझता हूं हम सब लोगों को एक्टिवली, समझ के साथ, बिना लालच के अपने अपने गांव के ऊपर काम करना पड़ेगा। और अपने गांव के ऊपर काम तब हो सके जब समझ हो, और समझ तब होगी जब बैठ के चर्चा करांगे, खास तौर पे नौजवान भाइयों के साथ। पुरानी पीढ़ी अपना अनुभव देवेगी, नई पीढ़ी मेहनत करेगी। हम लोग मेहनत करांगे, आप लोग अनुभव दोगे, तो चीजें ठीक हो सकती हैं जी। क्योंकि आप सब ने, जितने लोग आप बैठे हो ना बुजुर्ग, आपने वो दौर देखा है जब गांव में बेटी को सारे गांव की बेटी बोला जाता था और किसी की बेटी को चिंता नहीं थी पूरे गांव में, क्यों जी? आपने वो दौर देखा है जब कोई भी बीमार नहीं था। आपने दौर देखा है जब आपको अपने फैसले करने के लिए कोर्ट कचहरियों के चक्कर नहीं काटने पड़ते थे। आपने अपना पानी, अपना बीज, अपना डांगर, अपनी मेहनत, अपना अनाज, अपना परिवार देखा है। आपने देखा है ना? हमने थोड़ा देखा है, और मेरे आगे औलाद ने कति नहीं देखा। तो मेरी औलाद को तो पता भी नहीं चलेगा कि ऐसी दुनिया भी होया करती जहां कोई बीमार नहीं था, क्यों जी? मतलब मेरे बच्चे कभी नहीं सोच पाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है पापा कि कोई भी बीमार ना हो। फिर ये अस्पताल खाली थे, फिर मैंने न्यू बताना पड़ा बेटा अस्पताल थे को नहीं, गांव में कोई होया करता, वो मतलब कोई भी जोड़ा छाप सा डॉक्टर होया करता, किसी का कुछ हो जब वो होया करता, और उसने भी एक के टिक्का लाना था सबका, चाहे किसी का कुछ हो रहा हो उन्हें वो लाना था 2.5 किलो का। क्यों जी? तो मैं ये कह रहा हूं जी, आप इस पर बैठ के चर्चा कर सका। हाँ, हमारे पास बहुत साथी हैं, सचिन बैठा है, होम्योपैथी का और आयुर्वेद का इतना तगड़ा जानकार है कि आप ऐसा अरेंजमेंट कर लिया, अगर गांव में 5 बालक अपन तैयार कर दिए, सिखा दिया, तो गांव में कोई बीमारी को नहीं हुआ। और जब होगा तो आसपास में हम ऐसी वनस्पति हमारे यहाँ होती हैं, इन्होंने क्या किया, राउंड अप मरवा के मोनसेंटो वाला ने, और वो सारी वनस्पति खराब कर दी। अभी सचिन मेरे को आते हुए बताने लग रहा था, कह रहे जी हमारे वहां जो भूस है ना तूड़ी, वह घर में भरा करें, खेत में तो बांध के ले आवे और फिर घर में कोठे में भरें, तो वो धूल मिट्टी का काम है। बोले वह तड़किए अपना ये जो भांग है इसके पत्ते चाबे और वो मार लें, तो जितना गंद जाओ सारे ने वह खुद काट दे है वो भांग, क्योंकि वो मेडिसिन है। जो दारू पी के काम करे उसका तो शरीर खत्म हुआ है, और जो भांग से जो काम करे उसका शरीर में कदे कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि वो मेडिसिन है, दवाई है। उसको नशा प्रचारित करके बदनाम किया उन लोगों ने, क्यों जी? राजस्थान में तो अफीम नॉर्मल बीमारी है, उसका कोई नुकसान तो है ही नहीं शरीर में, न्यू नहीं चक्कर आंदे हो या उसका कोई शरीर में कोई ठाडा बन जाता हो आदमी, कुछ भी नहीं होता उससे। वो सिर्फ अंदर के ब्लड के सर्कुलेशन को तेज करती है।
कभी भी बॉडी के अंदर कोई अवरोध पैदा नहीं होने देती। ऐसे बहुत सारी वनस्पतियां हैं, मतलब चाहे हींग हो, चाहे अजवाइन हो, चाहे दूसरे फल फ्रूट हो, चाहे टाइमली जो भी चीज हो, वो सब अपने पास अपनी रसोई में मौजूद हैं, जो हमको हर बीमारी से पीछा छुड़वा सकते हैं। तो जी बड़ी बात यह है, हमने क्या करा, किसी भी समस्या का समाधान है उस समस्या की समझ। जब हमारा समझ में आ जाए तो आप समाधान कर सका। हाँ, जब समझ में ही नहीं आवे तो न्यू नहीं बेरा लागे, नेता प्रॉब्लम है, एक डीसी प्रॉब्लम है, एक तहसीलदार प्रॉब्लम है। अपने पास इनके सारे काले कारनामे में सारी करतूत सब कुछ है, सारा समाधान है। गांव में 10 बालक चाहिए उन्हें, पढ़े लिखे, जिन नाम बता दें तमी बिलिया लिख के भेज दो, बस अपने आप हो जाएगा समाधान। लिख के भेजना, क्या लिख के भेजना वो नहीं बताता आप तक कोई। क्यों? सब ना अपनी सत्ता चाहिए। मैंने कहा ना पाछा लाकड़ दिन, ये पीछे लगेंगे तब करेंगे इनका काम। सुने होगा राजनेताओं से आपने यह लाइन, तो अगर एक बार इनका डी डालन दे फिर करेंगे समाधान। तो बिना डी डाए समाधान हो सके है। अगर आपने न्यू लागता हो कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करा, तो आपके पास अपनी टीम के साथी हैं, सुखजीत हो गए, नंबरदार जी हो गए, वीरबान जी हो गए, आप संपर्क भी कर लियोगे। आपके गांव में आना हुआ है, अशोक है, अशोक कहाँ गया, बाहर होगा, तो आपके गांव में भी आ जाएंगे। आप 5-4 गांव इकट्ठे होकर बुलाओगे, वहां भी आ जाएंगे और बैठ के गांव राम तक चर्चा, स्पेशली लेडीज से। क्योंकि आपके गांव में अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है तो बच्चों को वापस गांव में लाना पड़ेगा पढ़ने के लिए। भाई जिस स्कूल में आपका बच्चा पढ़ा है उस स्कूल में ऐसा क्या है जो आपके गांव में नहीं आ सकता, बस एक बार कैलकुलेट करके देखो। क्योंकि मैंने एक गांव पे कैलकुलेट किया था, 1300 बच्चा बाहर पढ़ने के लिए जाता था, 1300 बच्चा। उन 1300 बच्चों में से 53 लाख रुपया 5 स्कूल के मालिकों के पास जाता है जी। 53 लाख महीने का, साल का 6 करोड़ रुपया एक गांव सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई के नाम पे वेस्ट करेगा। और वो भी ऐसी पढ़ाई जिसमें बीए करे पीछे बालक ने कहीं क्या करूं, 25-25 साल इतना पैसा वेस्ट करने के बाद भी रिजल्ट जीरो। यही पढ़ाई होगी जी, क्यों जी? जीरो पढ़ाई के ऊपर इतना पैसा वेस्ट हो रहा। मैंने पूरा अगर 6 करोड़ रुपया अपने गांव में फूक लो, पीछे का आग लानी हो अपने गांव में ला लो, कम से कम आपके गांव का तो स्कूल बनेगा। और वो टीचर्स का हिसाब किताब लगाया था कि लगभग जहां आप 53 लाख फूकने लग रहे हो, 10 लाख रुपया में 10 बड़का पे एक मास्टर रखा जाए इसके। 10 लाख रुपया में 10 बच्चा पे एक मास्टर। हिसार में वो सिस्सर ने शुरू किया था, गांव सिस्सर है जो, हाँ उसमें शुरुआत करी थी। अभी मतलब अगले स्टेप पे चलना है उसने। तो ऐसे करके देखो, एक दिन जब आप कति खाली हो जाएंगे उस दिन तो लड़ने के लिए निकलना ही पड़ेगा जी। ईब एसी में बैठे रहो, ईब घर में पंखे तले बैठे रहो, औलाद का जब कति नाश हो लेगा जब लिखना पड़ेगा। मैं तो चंडीगढ़ रहा हूं, मैं सरकारी मास्टर था जी, मैं अपनी नौकरी छोड़ के लगा हुआ इस काम पे। आप हिसाब ला लो इससे कितना जरूरी काम होगा। और ये निर्णय लिया हुआ अपने जीवन में कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा। क्योंकि होता क्या है कि लोग इकट्ठे तो हुए, जो ठीक सा भाषण देना जानता हो ना, जो ठीक बोलना आता हो, वो पर लोग उसके पीछे लागन लाग जाए। और पीछे लाग तो कहता भाई मैंने मेरे के हाथ में, मेरे हाथ में, तेरे हाथ में क्यों कराओगा, तुम इलेक्शन लड़ जितवाओ। इलेक्शन जीत गए फिर उसको सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। क्योंकि फिर असली तो ताकत गांव के पास है, और सोचा है कि वहां विधानसभा में है। मैंने आपको बताया ना कलम में ताकत है, वो कलम की ताकत ही नहीं बताई जाती आपको। तो वह ताकत गांव को कैसे बताएंगे, इसके ऊपर गांव में नौजवानों के साथ चर्चा करने की बारी है जी। आप सब लोगों ने इतना ध्यान से आपने इसमें सुना और